Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 and the chapter name is depreciation account. This is the part second, and in this video I am going to discuss about the diminishing balance method. Diminishing balance method. The rate of depreciation is fixed in this method, but the depreciation at this rate is calculated on the balance of the asset standing in the book on the first day of each year. This method is suitable in the case of those assets whose repair charge increase as become old, that is the machinery. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है, और दूसरी चीज़ कि रेट ऑफ डिप्रिशिएशन जो है, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन फिक्स होता है। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन जो है वो कैलकुलेटेड किस पे किया जाता है, बैलेंस ऑफ द एसेट स्टैंडिंग इन द बुक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर। हर एक साल की जो फर्स्ट डे है उस डे पर जो भी उस एसेट्स का बैलेंस होगा उसी का ही एक फिक्स रेट से उसका कैलकुलेशन होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो रिपेयर चार्ज है वो हर एक साल जो है किसी भी मशीन की वो इंक्रीज़ होती है। जैसे आज हमने कोई मशीन परचेज़ किया तो आज उसकी जब मशीन न्यू होगी तो उस पर रिपेयर चार्ज नहीं होगा, ये बहुत ही लेस होगा। और जब मशीन जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उस पर उतने ही रिपेयरिंग होती जाएगी, तो रिपेयर चार्जेस क्या होंगे वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो इसीलिए इस मेथड में क्या कहा कि दिस मेथड इज सुटेबल इन दोज असेट्स हुज रिपेयर चार्जेस इंक्रीज एज बिकम ओल्ड। जैसे जैसे असेट्स जो है ओल्ड होती जाएगी वैसे उसके रिपेयर चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। और मेरिट्स क्या है, इट क्रिएट मोस्टली यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईच ईयर बिकॉज इट अर्ली ईयर रिपेयर आर लेस डिप्रिशिएशन इज मोर। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है एक यूनिफॉर्म इफेक्ट देगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जो है डिप्रिशिएशन जो है स्टार्टिंग ईयर्स में जब मशीन परचेज़ की जाएगी तो वहाँ पे लेस होगा रिपेयरिंग चार्जेस, और डिप्रिशिएशन क्या होगा ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट से के हिसाब से जो है डिप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है। जैसे जैसे एसेट्स जो है पुराना होता जाएगा रिपेयर्स जो है वो इंक्रीज, रिपेयर चार्जेस जो होंगे रिपेयर्स अमाउंट जो होंगे वो इंक्रीज होते रहेंगे, और डिप्रिशिएशन क्या होगा डिक्रीज होगा। मगर हर एक चीज़ की मेरिट और डीमेरिट होती है, तो इसकी डीमेरिट क्या, इन अर्ली ईयर्स डिप्रिशिएशन इज मोर व्हेन एसेट इज न्यू एंड इन लेटर ईयर डिप्रिशिएशन इज लेस व्हेन द एसेट इज ओल्ड। तो यही इसकी है कि अर्ली ईयर में क्या डिप्रिशिएशन ज़्यादा लगेगा, और ओल्ड ईयर में क्या है जैसे एसेट्स ओल्ड हो जाएंगे डिप्रिशिएशन क्या होगा वो लेस होगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि इलस्ट्रेशन 19 में दिया गया है। On 1st April 2012, company purchased a plant of 48,000 and expended 200 on its erections. On the 1st October 2013, additional plant costing 25,000 was acquired. On the 1st October 2014, plant purchase on the 1st April 2012 has become obsolete, was sold 35,000. In the first January 2015, the new machine purchased at the cost of 70,000. डिप्रिशिएशन रेट क्या है, 10% पर annum है। इसको हमको किस मेथड में लिखना है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ द प्लांट एवरी ईयर। और प्रिपेयर करना है हमको प्लांट अकाउंट 4 ईयर्स का 2012-13 से लेकर के 2015-16 तक। एंड अज्यूमिंग दैट कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑन द फर्स्ट मार्च एवरी ईयर। तो हर एक फर्स्ट मार्च को जो है वो कंपनी जो है अपना बुक क्लोज कर देती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, प्लांट जो है वो परचेज़ किया गया है कब, 1 अप्रैल 2012 को, जो कि 48,000 क्या है प्लांट का अमाउंट है, उस पर 2,000 रुपये उस पर एक्सपेंसेस हुए हैं, तो पूरा कितना हो जाएगा 50,000। और डिप्रिशिएशन चार्ज कितना है 10%। तो वही रूल होगा 10%, 50,000 का 10% निकालेंगे 5,000 होगा, तो 5,000 डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, फिर बैलेंसिंग करेंगे 45,000।
फिर 45,000 हमारा किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, जो टू बैलेंस B/D। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया है कि 25,000 जो है 1 अक्टूबर को एक्वायर किया गया 25,000। तो अप्रैल से हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर तक अगर हम लेके जाते हैं 10% रेट लगता है, तो मंथ क्या होगा, अप्रैल से अक्टूबर तक 6 मंथ। तो पहले 10% रेट लेंगे प्लस 6 × 12 करेंगे, तो डिप्रिशिएशन हमारा कितना हो जाएगा, पहले उसका निकालेंगे 45,000 का 10%, 45,000 का 10% निकालेंगे तो जो होगी 4500 प्लस 25,000 का 10% निकालेंगे। उसके बाद जो इसका 6 मंथ का निकालना है, ईयरली नहीं निकालना है। ईयरली क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर है, तो सितंबर तक हमको निकालना है, अप्रैल से सितंबर तक, जो कि 6 मंथ है। 6/12 करेंगे, जो आंसर क्या आएगा 1250 रुपीज़। तो डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 2014 में 31 मार्च को 5,750। अब दूसरी चीज़ कि इसका बैलेंसिंग क्या होगा, 45,000 में से हम 45,000 में से 4,500 जब लेस किया जाएगा तो क्या होगा 40,500 प्लस 25,000 में से 12,050 रुपये लेस करेंगे तो आएगा 23,750। इन दोनों का ऐड, यही बैलेंसिंग हो जाएगा, जो कि 64,025 रुपीज़। फिर वही हमारा टू बैलेंस B/D हो जाएगा 64,2500। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 35,000 की जो है, जो ऑन 1 अक्टूबर 2014 को जो है प्लांट क्या कर दिया गया है, सोल्ड कर दिया गया, किसमें 35,000 में। अब यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज होगा 40,500 का, उसका 10% लेंगे तो 10/100, फिर 6 मंथ होगा क्योंकि 6 मंथ के लिए है, 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर तक, तो वो आएगा 2,025 रुपीज़। अब उसके बाद 2000, फिर यही चीज़ जो है 2015 में 1 जनवरी को क्या हुआ कि एक नई एसेट्स खरीद लिया गया है, नए प्लांट खरीद लिए गए हैं, न्यू मशीन खरीद ली गई, जिसकी कॉस्ट क्या है 70,000। यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लॉस कैसे हुआ 40,500, ये क्या था, हमारी मशीनरी कॉस्ट बची। अब इसमें जो है डिप्रिशिएशन चार्ज हो गया 2025, तो क्या बचा 57 38,047 38,475 38,475 रुपीज़ ये बचा आफ्टर चार्जिंग डिप्रिशिएशन। द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन इज 2,025 रुपीज़। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 35 की जो हम एसिड 2012 में खरीदा गया, 2012 में क्या एसिड खरीदा गया था, 50,000 की खरीदा गया था, जिस पर डिप्रिशिएशन चार्ज होते होते कितना बचा, वो 38,475। उसको कहा गया है कि वो 35,000 में क्या किया गया, बेच दिया गया। तो 35,000 में बेच दिया गया, तो कॉस्ट का 38,475, उसको 35,000 में बेच दिया गया, तो क्या बचा 3,475। इतना अमाउंट जो है वो किस फॉर्म में बचा, लॉस में बचा। अगर मोर देन 38 से 39 होता तो प्रॉफिट होता, मगर 38,000 इसकी कॉस्ट आ रही थी डिप्रिशिएशन, अब वो जब सोल्ड की गई है तो 35,000 में, जिससे कि उसको कितने का लॉस हुआ है 3,475 रुपीज़ का।
तो यहाँ पे लॉस क्या हुआ 3475 का। अब यहाँ पे फिर से डिप्रिशिएशन चार्ज किया जाएगा। किस पर डिप्रिशिएशन चार्ज किया जाएगा? 31 तारीख को फिर से ईयरली कंप्लीट हो गया है, तो 70,000 का करेंगे, 70,000 का करेंगे तो वो आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर है अब यहाँ पर क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट डिप्रिशिएशन। किस पर डिप्रिशिएशन हो? 25,000 पर डिप्रिशिएशन लगेगा, जो कि 25,000 में मतलब 23,000 में 23 का 10% लेंगे तो 2,375 रुपीज़ होगा। और इसका जो है डिप्रिशिएशन 70,000 का डिप्रिशिएशन कितने पे करेंगे? 70,000 70,000 इंटू 10% डिप्रिशिएशन रेट है। अब कितने मंथ के लिए लग रहा है? 3/12 3, क्योंकि जनवरी में परचेज, जनवरी से लेकर के हम मार्च तक देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, 1 अप्रैल से न्यू ईयर कंप्लीट होता है, न्यू मतलब अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है, जो कि आएगा 750। 750 क्या हो जाएगा? ये इसका डिप्रिशिएशन चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसी अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद हमारा बैलेंसिंग क्या बचेगा? 89,625 रुपीज़। अब इसको भी B/D कर दिया गया। अब इस पर फिर से अभी हमको डिप्रिशिएशन एटलीस्ट चार्ज करना 2016 तक हमको कहा गया, तो 2016 के हिसाब से फिर से डिप्रिशिएशन चार्ज किया जाएगा, जो कि कितना होगा? 89 है। इस पर डिप्रिशिएशन 5% फिर से चार्ज किया जाएगा, तो आएगा 8,962.50 पैसे। फिर इसको B/D कर दिया गया। बैलेंसिंग करने के बाद तो हमारा आया क्या अमाउंट? बैलेंसिंग 80,662 रुपीज़ 50। तो ये हुआ डिप्रिशिएशन किस मेथड से? डिमिनिशिंग मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। और ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? वो पूछा जाता है फिक्स एसेट से, फिक्स मेथड से, और दूसरा इससे पूछा जाता है अगर आया तो। तीसरा है इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कि एनईटी मेथड हुआ। एनईटी मेथड्स क्या होते हैं? Now another point is a NAT method. NAT method के अंदर this method the amount of depreciation is found out from NAT table when an asset purchase and purchase not only lost the amount expended in purchasing the asset but also losses the expected amount of interest which he would have earned had he invested this amount is where इंस्टेड ऑफ परचेजिंग दिस अमाउंट। एनएटी मेथड क्या होता है? ये इस मेथड के अंदर क्या है कि द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन जो है वो फाउंड किया जाएगा किससे? एनएटी टेबल से। जैसे जब कोई भी इन्वेस्टर जो है कोई भी एसेट परचेज करता है, तो वो उसकी क्या एक्सपेक्ट करता है कि लॉस तो हो गया हमारा, हमें इस एसेट पर पैसा इन्वेस्ट करें। अगर यही पैसा जो है हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हो सकता है कि हमको इंटरेस्ट मिलता। तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि एसेट डिप्रिशिएशन का अमाउंट उस लिमिट तक चार्ज किया जाए जिससे कि डिप्रिशिएशन तो मिले ही, मतलब कि जब हम अमाउंट को सेल करें, जब फिक्स एसेट को सेल करें तो हमें उस अमाउंट के बराबर तो डिप्रिशिएशन हो जाना चाहिए, एक्यूमुलेटेड जो हमारे टोटल डिप्रिशिएशन प्लस कुछ पोर्शंस जो है हमको क्या है कि एक इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो ये है एनईटी मेथड, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करता है। दूसरी इसकी मेरिट क्या? इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर दोज एसेट इन विच द मोर कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट एज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टेड किया जाता है उस पर जो है ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन इनकॉर्पोरेट सम पोर्शन ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो विच ही वुड बी अर्न हैड द अमाउंट एक्सपेक्टेड ऑन परचेज ऑफ एसेट है बीन इन्वेस्टेड एल्सवेयर। तो इसका मतलब कि उसको डिप्रिशिएशन के साथ साथ उसको क्या मिले? कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलना चाहिए। डीमेरिट क्या है? ये हर जगह नहीं सुटेबल होता। दिस मेथड इज़ नॉट रीजनेबल बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन अंडर दिस मेथड रिमेन द सेम एवरी ईयर while investing goes on decreasing, interest goes on decreasing and value of asset also decrease। तो इसमें क्या है? ये मेथड जो है बहुत रीजनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन इस मेथड के अंदर जो है
वो सेम ही रहेगा। वाइल द इंटरेस्ट गोस ऑन डिक्रीजिंग, इसमें जो है इंटरेस्ट जो है वो भी डिक्रीज होगा और एसेट्स की वैल्यू वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इट क्रिएट यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर, हैंस नॉट सुटेबल। तो इसलिए इसको सुटेबल नहीं माना गया। इट इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर दोज एसेट विच आर ऑफ द स्मॉल अमाउंट। और ये सुटेबल उस असेट्स के लिए नहीं ना जो बहुत ही स्मॉल है, मतलब ये ह्यूज अमाउंट के लिए, ह्यूज जिसमें जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हुआ उसके लिए सुटेबल है। डिप्रिशिएशन फंड मेथड ये है एक दूसरा मेथड है। ये सब छोटे छोटे से मेथड है, इसका एक शॉर्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी मीनिंग पूछना, इसके बेनिफिट्स पूछना। तो डिप्रिशिएशन फंड मेथड क्या है? इस मेथड के अंदर क्या होता है कि व्हेन एन एसेट लाइक मशीन इज़ टू बी रिप्लेस एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, then to provide certain amount in future for the purpose of replacement of asset at the end of its useful life। तो जब भी एसेट को परचेज किया जाएगा उसको रिप्लेस करना है उसकी जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ है उस पर, और ये जो है एक तरह से टू प्रोवाइड अ सर्टेन अमाउंट इन फ्यूचर फॉर द पर्पस ऑफ। तो इसमें क्या है कि हमको ये एसेट्स जो है इसको रिप्लेस करना है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इसमें एक फ़ंड बना दिया गया स्पेशली इसी के लिए, जिसे सिंकिंग फंड कहा गया है या डिप्रिशिएशन फंड कहा गया है। और ये फंड का क्या काम है? दिस फंड इज इस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटेड सफिशिएंट फंड टू रिप्लेस द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। कि जब एसेट्स को रिप्लेस किया जाए और नई एसेट लाया जाए तो इतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि नई एसेट को परचेज कर लिया जाए, इसीलिए इसको डिप्रिशिएशन फंड मेथड कहा गया है। इसमें कौन सा एक फंड किया जाता है? डिप्रिशिएशन फंड एक बनाया जाता है जो स्पेशली इसी के पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसको कैसे मतलब कि करा जैसे कि कोई भी अंडर दिस मेथड द अमाउंट इक्वल टू द एनुअल डिप्रिशिएशन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एवरी ईयर एक्यूमुलेटेड इन फॉर्म ऑफ डिप्रिशिएशन फंड। जो एक्यूमुलेटेड होगा उसको क्या कहेंगे? डिप्रिशिएशन के फॉर्म में होगा। द अमाउंट इक्वल टू द फंड डिपॉजिट इन इन्वेस्टेड इनटू सिक्योरिटीज़ विच अर्न इंटरेस्ट। अगर हम इस जो हमारे पास फंड है उसको हम कहीं डिपॉजिट कर दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें कि सिक्योरिटीज़ में, तो हम क्या कर लेंगे? एक इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे। फिर दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो गेन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़। फिर उसी अमाउंट को फिर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो गेन। ये इंटरेस्ट कहाँ से गेन हुआ? जो हमने इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया था सिक्योरिटीज़ पर। इसी तरह करते करते हम उस अमाउंट तक पहुंच जाएंगे जिससे कि हम खरीद सके कोई भी फिक्स एसेट नए पुरानी जो एसेट्स को रिप्लेस करने के बाद। यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड क्या होता है? इस मेथड के अंदर पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी for the amount of asset to be replaced at the end of the policy period. The defined amount of is received from the insurance company which is useful for purchasing a new asset। तो यहाँ पर है इंश्योरेंस इस मेथड के अंदर एक पॉलिसी लिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, और जिसमें मतलब कि फॉर द अमाउंट ऑफ द एसेट टू बी रिप्लेस, और जो भी हमें एसेट्स को रिप्लेस करना है उसके पर्पस के लिए एक पॉलिसी ली जाती है। इसमें हर एक साल जो है अमाउंट, इसमें हम लोग पहले इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, अमाउंट जो है जब तक एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, जब प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल जो है फिक्स अमाउंट जो है डिप्रिशिएशन के फॉर्म में जमा करते हैं। और जैसे ही पॉलिसी जो है एंड होता है तो एक इकट्ठा अमाउंट मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी से, और उसी से ही न्यू एसेट्स खरीद लिया जाता है। तो इसमें मेरिट्स का द रिस्क ऑफ रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ इन द डिप्रिशिएशन फंड मेथड। तो इसमें रिस्क जो है अगर हम डिप्रिशिएशन फंड मेथड से देखें, क्योंकि डिप्रिशिएशन फंड मेथड में हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, और इसमें जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से अगर काम करेंगे तो वहाँ पर रिस्क कम है। This method is used in case of those assets which are to be replaced at the end of their life। तो ये मेथड जो है यूज़ होगा उस एसेट्स के लिए जिसको हमको एकदम पता होगा कि ये इतने टाइम के लिए ये पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगी। दूसरी चीज़ में प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट शो द ट्रू पोजीशन, और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सही पोजीशन नहीं शो कर पाएगा। सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज, कि कितना हर एक साल डिप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज किया जाता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं शो करे। एनुअल वैल्यूएशन मेथड, एनुअल वैल्यूएशन मेथड क्या होता है? अंडर दिस मेथड एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट इज वैल्यूड एंड इफ दिस वैल्यूएशन इज लेस दैन द बुक वैल्यू, जो एसेट्स की वैल्यू को क्या किया जाता है, बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन किया जाता है। हो सकता हो कि उसकी बुक वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में डिफरेंसेस हो, जो डिफरेंसेस है उसी को डिप्रिसिएशन ट्रीट किया जाएगा। और जो चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे रिवैल्यूएशन अमाउंट, जैसे आज क्या है अमाउंट दूसरा है, अब बुक पे दूसरा है, तो उन्हीं दोनों से ही क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन को ट्रीट किया, डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, डिप्रिसिएशन माना जाएगा। इफ़ द रिवैल्यूएशन अमाउंट इज मोर दैन द बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू से रिवैल्यूएशन अमाउंट ज़्यादा है, द एक्सेस इज इग्नोर एज इट इज़ अ टेम्परेरी नेचर, तो एक्सेस जो होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। अगर नो डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ द फिक्स ऑफ द एक्सेस ऑफ दिस, और इस पर जो है कोई भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये मेथड सुटेबल किस लिए? दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन केस ऑफ द लूज टूल, बॉटल, लाइफ स्टॉक, पेटेंट, कॉपीराइट। इसके लिए जो है एनुअल वैल्यूएशन मेथड जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। मशीन आर रेट मेथड क्या होता है कि डिप्रिसिएशन पर आर चार्ज किया जाता है। पर आर स्पेशल फीचर ऑफ दिस मेथड इज दैट द लाइफ ऑफ द मशीन इज फाउंड आउट नॉट इन ईयर बट इन आवर्स। जो लाइफ ऑफ एसेट्स है हम लोग हर एक जो मेथड में करते हैं, हर एक साल में एक्सपेक्टेड करते हैं, इसमें हर एक ईयर, हर एक घंटे यहाँ पर देखा जाएगा और उसी हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सर लेबर रेट मेथड, इसमें लेबर को फोकस किया गया है कि लेबर जो है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मशीन इट स्क्रैप वैल्यू इज डिडक्टेड। जो हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट, मशीन के कॉस्ट से स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट करते हैं। द बैलेंस इज अराइव डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द, और जो बैलेंस आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स लेबर आवर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द होल ऑफ द रिस्पेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन। कितना घंटा जो है उस मशीन की जो रिस्पेक्टिव लाइफ है, कितना घंटा उस पर खर्च किया गया उससे कैलकुलेट करेंगे। अब वहाँ पे क्या कैलकुलेट करते थे, कितने वहाँ नंबर ऑफ द लेबर, यहाँ पे नंबर ऑफ द लेबर कैलकुलेट करते हैं, वहाँ नंबर ऑफ द आवर्स कैलकुलेट करेंगे। ग्लोबल मेथड क्या है, वैल्यू of all the asset is total up and on this total amount the depreciation is calculated at an average rate। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज रेट से कैलकुलेट कर दिया जाएगा। दिस मेथड नॉट पॉपुलर हैज इट इज़ नॉट, ये पॉपुलर नहीं है इसीलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। दिस मेथड इज़ यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ कंपनीज, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटीज़ कंपनीज होता है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ रिकोगनाइज बाय द शेड्यूल 14 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948। सच अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर विच विल राइट ऑफ 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट। तो उसका क्या, लाइफ ऑफ एसेट्स के द्वारा पे कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है उसका 90% कैलकुलेट किया जाए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर देखा जाएगा। इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सम यहाँ पे डिजिट के हिसाब से डिजिट मेथड है। द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, दिस मेथड हैज़ बीन फाउंड बाय द अमेरिकन अकाउंटेंट एंड द फॉलोइंग प्रोसीजर आर फाइंड आउट इज अडॉप्टेड इन दिस मेथड। इसमें रेसिडुअल वैल्यूज ऑफ द एसेट एस्टिमेट किया जाता है कि इतनी होगी एंड डिडक्ट करेंगे, जैसे हम लोग सारे में करते थे ओरिजिनल कॉस्ट या बैलेंस को फाइंड आउट कर देंगे। मगर एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि लाइफ ऑफ द एसेट इज 7, तो उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो दिस 7 डिजिट इज, इसका टोटल कर लेंगे तो 28, तो 28 से डिवाइड कर देंगे। तो ये है इस मेथड का। तो ये जितने भी मेथड है छोटे छोटे से, इसके कॉन्सेप्ट जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, इसके कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज हो। अब मेन क्वेश्चन पर फोकस करना है जो कि फिक्स मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। कभी कभी क्वेश्चंस जो है एनएटी मेथड से भी पूछ लिया जाता है। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।